हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि पता है, इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। इसके बाद जो है सो दूसरा वीडियो ये है आपका स्पेशल। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो इस बार सचिवालय का फॉर्म भरे हुए। सचिवालय में आपको पता है कि 20 क्वेश्चन साइंस से रहने वाला है और इस टॉपिक से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि साइंस में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप कोशिश करेंगे इस वीडियो को एक बार ज़रूर आप देख लेंगे, ताकि अगर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो पाए। ठीक है, तो हम लोग भी पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक। कल हम लोग अपलोड कर दिए थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, जो बहुत अच्छे से हम लोग उसको कोशिश किए थे। जो बच्चे नहीं देख पाएंगे उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। आज जो टॉपिक हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं आधुनिक विज्ञान मॉडर्न फिजिक्स का है ना, जिसमें से हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एटम जो है स्फेरिकल टाइप का शेप होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और कल हम बताए थे कि पूरा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का ही खेल होता है। उसमें मीन्स न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण से क्या करता है, उसमें जब न्यूट्रॉन को हम लोग बम्बार्डमेंट करते थे तो बहुत सारे ये पार्ट में टूट जाता था। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण रिलीज होते रहता था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग यही न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस आपको पता है, ये न्यूक्लियस जो होता है नाभिकीय विखंडन में, ये न्यूक्लियस जो होता है न्यूट्रॉन का हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर बम्बार्ड करते हैं तो ये न्यूक्लियस टूट जाता है, और टूटने के बाद बहुत सारे क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, जिसी के आधार पर हम लोग का क्या करता है, एटम बम क्या करता है, काम करता है। और बहुत सारे जो जितने सारे न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ करके हम लोग नाभिकीय रिएक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये न्यूट्रॉन का यूज़ जो हम लोग करते हैं वो नाभिकीय विखंडन में। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसका विखंडन करने के लिए हम लोग इसमें न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन दो टाइप का होता है। जब ये न्यूक्लियस टूटता है, चाहे वो कंट्रोल अगर कर लेंगे तो उसको कंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं, और अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसको हम लोग अनकंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर जब न्यूक्लियस डिकम्पोज होगा, डिफ्यूज़ होगा, है ना, फ्यूज़न होगा, तो ढेर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर इसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसको हम लोग अनकंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं, इसको अनियंत्रित चेन रिएक्शन कहते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो कंट्रोल चेन रिएक्शन है, जिसको अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो इसी के कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, परमाणु रिएक्टर में, है ना। परमाणु रिएक्टरों में इसका कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है, जिसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने सारे खासकर एलिमेंट होते हैं, उसका यूज करके उसका न्यूक्लियस को, है ना, कंट्रोल करके हम लोग परमाणु रिएक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं। बट अगर उसके न्यूक्लियस जितने सारे हैं उसको अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, और जिसके कारण ढेर सारा एनर्जी हम लोग क्या करता है, बनता है। और यही कॉन्सेप्ट पर काम करता है परमाणु बम। परमाणु बम बनाने में इसका कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चंस ये पूछेगा परमाणु बम किस आधार पर काम करता है, तो न्यूक्लियस के फ्यूजन पर, समझ में आ रहा ना, विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर। और वो भी जो होता है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, उसको कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते। और परमाणु रिएक्टर जो होता है, परमाणु भट्टी में हम लोग न्यूक्लियस के कंट्रोल चेन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जो हम लोग कंट्रोल करते हैं। आगे अगर बात करने की कोशिश करेंगे, एक होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हाइड्रोजन बम में इसका कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन संलयन, नाभिकीय संलयन में हम लोग हाइड्रोजन बम बनाने में इसका कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि सन से जो ऊर्जा रिलीज़ हो रही है हम लोग को, वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही हो रहा है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ही हो रहा है। जितने सारे स्टार चमक रहे हैं, स्टार जितने सारे शाइनिंग कर रहे हैं, उसके पास भी ढेर सारे एनर्जी होती है, और यही है ना, नाइट्रोजन संलयन के कारण ही वो एनर्जी रिलीज़ होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एटम बम का बनना क्या है, तो नाभिकीय विखंडन। बट नाभिकीय संलयन कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग बाबू, तो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम का बनाने में नाभिकीय संलयन का यूज होता है। सन से जो एनर्जी रिलीज होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। इसी टाइप का जितने सारे स्टार्स चमक रहे हैं
उसके पास जो एनर्जी आती है वो नाभिकीय संलयन होता है। बट एटम बम, परमाणु बम जितने सारे होते हैं वो नाभिकीय विखंडन का यूज़ करते हैं उसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है परमाणु संरचना की अगर हम बात करें तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये आपका परमाणु है, अगर ये एटम है, तो इसका सेंटर वाला पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपको, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, प्रोटॉन का डिस्कवरी, है ना, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन कौन खोज किया है। सिंपल सी बात है ना, पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम लोग है ना और पार्ट में नहीं बांट सकते, उसी को हम लोग एटम कहते हैं। और ये जो बताया था सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, ये जो बताने वाला साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। क्या बताया था जॉन डाल्टन, तो अगर ये इतना बड़ा मटेरियल है तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, ये छोटा सा पार्ट, उसको हम लोग एटम कहते हैं। कौन बताया था, जॉन डाल्टन। कब बताया था, 1803 में, है ना। ये बात ध्यान रखना। फिर से आगे इसके स्टेटमेंट को गलत कर दिया गया था। ऐसा भी पाया गया कि ये एटम के अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछेगा, थोड़ा ध्यान रखना। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, और एटॉमिक नंबर निर्धारण नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है Z बराबर P बराबर E। कहने का मतलब जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वही एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्वेश्चंस पूछेगा कोई भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके बराबर होता है, तो उसके प्रोटॉन के बराबर होता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अगर हम आगे बात करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन पूछता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कौन कौन खोज किया। सिंपल से एक ट्रिक के ज़रिए इसको याद कर लीजिए भाई। 3 लोग, एक ईंट था, एक ईंट बना हुआ था, इस पर 3 लोग नाच रहा था। जैसे 3 लोग नाचा तो वहाँ ईंट पर क्या कर रहा था भाई, ईंट पर 3 लोग नाच रहा था, तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलता है भाई, कि देखते हैं कौन कौन नाच रहा है। एक ईंट था, 3 लोग नाच रहा था, है ना। नाचने के बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 लोग निकलता है, फिर देखता है भाई कौन कौन नाच रहा है। सिंपल सी बात, ये कॉन्सेप्ट था। अगर हम इसको बात करें तो ईंट पर नाचे, है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं, ईंट पर नाचे। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, टा मतलब टॉमसन, मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था टॉमसन ने किया था। पी का मतलब प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन का जो खोज किया था वो रदरफोर्ड ने खोज किया। कौन बाबू, रदरफोर्ड ने, है ना। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन भी नजर आएगा, ये बात ध्यान रखना। गोल्डस्टीन अगर रहेगा या रदरफोर्ड दिया रहेगा, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। इस तरह से न्यूट्रॉन नाचे, न्यूट्रॉन का जो खोज किया था चेडविक ने खोज किया था। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। सिंपल सी बात, एक ईंट था, 3 लोग नाच रहा था, और जैसे 3 लोग नाचता है तो देखता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलता है। कौन नाच रहा है भाई, मीन्स ईंट पर नाचे। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी टॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चेडविक। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। आगे अगर हम बात करें नोट, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन यह वही यहाँ पर बताएं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया भाई, टॉमसन ने। इस पर चार्ज नेगेटिव होता है। ये एक अस्थाई स्टेबल कण होता है ना, अस्टेबल कण होता है, इसको आप ध्यान रखना। इसी तरह से अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। और चार्ज इस पर पॉजिटिव होता है, ये भी अस्थाई कण होता है। न्यूट्रॉन का जो खोज किया था चेडविक ने किया था, ये नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यह एक अस्थाई कण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन बोलेगा इनमें से कौन अस्थाई, अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन ध्यान रखना अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, बट न्यूट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। आगे बताया गया है यूज़ ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूट्रॉन होता है नाभिकीय विखंडन में इसका यूज़ किया जाता है, और इसी के हेल्प से नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। न्यूट्रॉन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, नाभिकीय विखंडन में इसका यूज़ किया जाता है, और इसी के हेल्प से नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो अभी आपको यहाँ पर जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये यूरेनियम का एक एटम है ना, यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है। यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल होता है। यू फॉर यूरेनियम 235 का एटॉमिक है ना मास होता है। इस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं। न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। जैसे न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, इस पर कंटिन्यूसली अगर बम्बार्ड करते हैं तो चूंकि ये न्यूक्लियस जो होता है इसका अनस्टेबल होता है, ये 2 पार्ट में टूट जाता है, मतलब इसका विखंडन हो जाता है। अब ये 2 न्यूक्लियस बन गया, प्लस 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे अलग होते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा ढेर ज़्यादा ऊर्जा यहाँ से रिलीज होती है,
ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस लिए, उसमें न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट किए तो 2 इक्वल नाभिक में टूटकर 3 न्यूट्रॉन जनरेट करता है और ढेर सारा ऊर्जा यहाँ पे निकलता है। ये बात ध्यान रखना। आगे हम बात करें, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, न्यूक्लियर विखंडन कहलाता है ना। ये न्यूट्रॉन फिर से टूटे हुए यूरेनियम एटम पर अटैच करेगा और वो यूरेनियम एटम पर अटैक करेगा, फिर वो 2 पार्ट में टूट जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक यूरेनियम का अस्तित्व खत्म ना हो जाए। थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्या बताने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या किए, न्यूट्रॉन जैसे हम लोग क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, 2 अलग अलग पार्ट में टूट जाता है यूरेनियम, 2 पार्ट में, और 3 न्यूट्रॉन बनता है। अब फिर से क्या होगा, ये वाला जो न्यूट्रॉन है इसको पर अटैक करेगा और ये फिर से क्या कर देगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा, 3 न्यूट्रॉन यहाँ से बन जाएगा। ये वाला भी फिर से 2 पार्ट में टूटेगा, 3 न्यूट्रॉन बन जाएगा। फिर से आगे न्यूट्रॉन जो बन रहा है वो क्या करेगा, 2-2 पार्ट में टूटते चल जाएगा और इस टाइप का जितना बार टूटेगा उतना न्यूट्रॉन इसका निकलते चल जाएगा और इस क्रम में ढेर ज़्यादा एनर्जी निकलता है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो बहुत बड़ा ये विनाशकारी होता है, जिसको हम लोग एटम बम का कॉन्सेप्ट इसी के आधार पर काम करता है, क्योंकि उसको हम लोग अनकंट्रोल होता है, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इसीलिए पहले बताएं कि अगर न्यूक्लियर का जो फ्यूजन होता है, विखंडन जो होता है, अगर वो अनकंट्रोल हो तो उसको एटम बम की यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड्यूलेटर आता है। मॉड्यूलेटर क्या करते हैं, जैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो 2 न्यूट्रॉन को क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एक ही न्यूट्रॉन को है ना रहने देगा और ये न्यूट्रॉन फिर इस पर बम्बार्ड करेगा, फिर से ये 2 पार्ट में टूटेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन बनेगा, फिर से मॉड्यूलेटर क्या करेगा, 2 न्यूट्रॉन को क्या करेगा, अलग कर देगा। और जैसे उसको अलग कर देगा है ना, तो ये मतलब एक तरह से क्या होता है, ये कंट्रोल होते जा रहा है, तो इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं। और यही कंसेप्ट के आधार पर न्यूक्लियर भट्टी में इसका यूज करते हैं। सिंपल सी बात भाई मेरे, नाभिकीय विखंडन में क्या करता है, एक कंट्रोल होता है, एक अनकंट्रोल होता है। कंट्रोल कर देते हैं तो एक लिमिट अमाउंट में हम लोग को एनर्जी मिलते रहता है, लगातार मिलते रहता है, जो कि नाभिकीय भट्टी में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इसका कंट्रोल नहीं कर पाते तो सिंपल सी बात, ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है और इसी को हम लोग परमाणु बम के नाम से जानते हैं और परमाणु बम उसी के विनाश पर काम करता है। ध्यान रखना, कंट्रोल करने के लिए जिस सब्सटेंस का हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग मॉड्यूलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, नोट के तौर पर हमें क्या बताएं, थोड़ा सा देखिए। ये 3 न्यूट्रॉन, देखिए ये 3 न्यूट्रॉन जो जनरेट हुआ उसका गति बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी है ना, तो कभी कभी इसे कंट्रोल करा जाता है या फिर कभी कभी ये कंट्रोल नहीं करा जाता। तो ये 2 टाइप के रिएक्शन को जन्म देता है। जैसे 3 न्यूट्रॉन बना था भाई, 3 न्यूट्रॉन बना था, 2 को अवशोषित करते हैं मंदक मॉड्यूलेटर के द्वारा। अगर 3 न्यूट्रॉन बना, 2 को क्या करते हैं, एक मटेरियल आया है ना, मॉड्यूलेटर आता है, 2 को एब्जॉर्ब कर देता है, जिसके कारण एक ही न्यूट्रॉन बचता है और ये फिर से आगे को चेन को तोड़ता है। बट बहुत ज़्यादा ये अनकंट्रोल नहीं हो पाता, ये कंट्रोल ही होता है, समझ में आ रहा ना। और इसी प्रोसेस का हम लोग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंट्रोल चेन रिएक्शन। कॉन्सेप्ट इसका यूज़ करते हैं, परमाणु रिएक्टर में इसका यूज़ किया जाता है। और अगर चेन कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ कर देता है। और ये किस पर आधारित होता है, परमाणु बम, उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु बम, इसी के बेसिस पर काम करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं परमाणु रिएक्टर क्या होता है। तो परमाणु रिएक्टर एक ऐसी यूनिट होता है जो यूरेनियम 235 का कंट्रोल फ्यूजन कराते हैं, जिससे भी बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे हम पानी को वेपराइज कर टरबाइन को घुमाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। सिंपल सी बात, परमाणु रिएक्टर में हम लोग कंट्रोल फ्यूजन का यूज़ करके नाभिकीय ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगला अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो आगे क्या बताएं, थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे, इसमें पहले ईंधन यूरेनियम होता था, बट अब थोरियम प्लूटोनियम का भी उपयोग किया जाता है। मतलब पहले एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इसका यूज़ हम लोग यूरेनियम का यूज़ करते थे, बट अब भट्टी में थोरियम भी जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, प्लूटोनियम का भी यूज़ किया जाता है। अगला टॉपिक यहाँ पे देखिए दिया हुआ मंदक। मंदक इंग्लिश में मॉड्यूलेटर कहते हैं। इसके अंदर कैडमियम और बोरॉन का छड़ का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कैडमियम और बोरॉन की छड़, याद रखेंगे। क्वेश्चन बोलेगा इनमें से कौन, किसका यूज़ हम लोग मॉड्यूलेटर मंदक के रूप में यूज़ करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, कैडमियम और बोरॉन। या फिर D2O जिसको हैवी वाटर भी कहते हैं, भारी जल कहते हैं, या ग्रेफाइड का यूज़ भी किया जाता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया वो परमाणु बम, ये कौन सा चेन रिएक्शन होता है भाई, तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग एटम बम भी कहते हैं। ये भी नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अभी हम बताएं
कि ये नाभिकीय विखंडन होता है लेकिन अनकंट्रोल होता है। इसमें बम बनाने में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। पर क्वेश्चन बोलेगा बम बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, तो यूरेनियम चूंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका है ना आइसोटॉप्स होते हैं 235 और 239 का यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूं सबसे पहला जो बम बनाया गया था उसका नाम था है ना ओपनहीमर। उसका नाम क्या था बाबू, ओपनहेमर ने बनाया था। इसका यूज सबसे पहले अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर किया था। आपको पता है ना कि जापान ने जो सो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था जो बहुत ज़्यादा तबाही हो गया था। मैं आपको बता दूं कि उस बम का नाम जो बनाने वाला था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, ओपनहेमर, है ना ओपनहेमर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन का जस्ट उल्टा होता है नाभिकीय संलयन। अब यहाँ क्या करता है, दो अलग अलग नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं, एक क्या करता है बड़ा सा नाभिक बनाता है, इसी क्रम में ढेर सारा ऊर्जा निकलता है और इसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। मैं आपको बताते चलूँ कि नाभिकीय संलयन और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर 2 एटम बम नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया था, जापान पूरा बर्बाद हो गया था। इसका असर ये भी है कि अभी भी बच्चे अगर वहाँ पैदा होते हैं तो हैंडीकेप पैदा होता है। याद कीजिए 2 एटम बम का इतना ताकत था, अगर 50 एटम बम गिरा दिया जाता तो क्या होता। मैं आपको बता दूं टोटल 100 एटम बम के बराबर जितना खतरनाक होता है उतना एक हाइड्रोजन बम उतना खतरनाक होता है। सिंपल सी बात, एक हाइड्रोजन बम 100 एटम बम के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना। और ये ऑलरेडी हम लोग धरती पर बना पाना है इसको इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना एनर्जी हाइड्रोजन ये नाभिकीय संलयन करने के लिए हम लोग पास ढेर सारा एनर्जी चाहिए और इतना एनर्जी धरती पर जनरली पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इतना एनर्जी लाने के लिए इसके एनर्जी को देने के लिए और है ना एनर्जी को देने के लिए एटम बम फोड़ा जाता है। एक हाइड्रोजन बम बनाने के लिए उसकी एनर्जी लाने के लिए अलग से एटम बम फोड़ा जाता है ताकि इसके पास हाइड्रोजन बम बन सके, है ना एनर्जी मिल पाए। सिंपल सी बात, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि हाइड्रोजन बम ज़्यादा विनाशकारी होता है या एटम बम, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन बम। दूसरी बात, क्वेश्चंस बोलेगा यही कॉन्सेप्ट जो होता है सन में यूज होता है। सन से जो एनर्जी इतना निकलता है वो है ना वो नाभिकीय संलयन के द्वारा, किसके द्वारा भाई, नाभिकीय संलयन के द्वारा। स्टार में जितने सारे एनर्जी होते हैं वो नाभिकीय संलयन के द्वारा उसके पास एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, संलयन बड़ा न्यूक्लियस, ध्यान रहे इसके कारण से परमाणु द्रव्यमान में अंतर उत्पन्न होता है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, वही बताएं पहले और बाद के द्रव्यमान में ये कैसे बनता है वो बताएगा। देखिए बट ध्यान रहे ये प्रोसेस पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए इसके अत्यधिक ताप और दाब की जरूरत पड़ती है जो कि अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। बट इसका यूज़ हाइड्रोजन बम बनाने में इसका कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है और सूर्य में नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होता है। एक और ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन कहा जाता है कि सूर्य जो है सो हाइड्रोजन का गोला है। मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है ना, यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन मिलने के बाद क्या बनता है, हीलियम एटम बनता है और न्यूट्रॉन बनता है, प्लस ढेर सारा ऊर्जा और लाइट रिलीज होता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सन में किस टाइप का प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन विखंडन की ये नाभिकीय विखंडन की नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय क्या करता है, दोनों आपस में जुड़ जाता है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाता है। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं सूर्य पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होता है, तारों का प्रकाश इसी के कारण से चमकता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार रिप्ले कर दें, मैं आपको बता दूं इसमें थोड़ा सा टॉपिक आपको ध्यान रखना है, क्या कि न्यूट्रॉन का उपयोग क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में होता है। ये 2 टाइप का होता है, कंट्रोल और दूसरा अनकंट्रोल। कंट्रोल में ये नाभिकीय भट्ठी जितने सारे होते हैं रिएक्टरों में यूज़ किया जाता है। परमाणु बम के लिए अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। नाभिकीय संलयन में क्या करता है, हाइड्रोजन बम बनाते हैं, स्टार में होता है, सन में होता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, है ना। आगे बताएं जॉन डाल्टन ने एटम का डिस्कवरी किया था। दूसरी बात ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन ईंट पर नाचे, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन है ना रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक ने ये किया था। आगे बताने की कोशिश करें हम लोग क्या कि परमाणु रिएक्टर में मॉड्यूलेटर का यूज़ कौन करता था, कैडमियम, बोरॉन, है ना, ये D2O हारिजल, इसका यूज़ किया जाता है। चलिए हम लोग इससे जितना सारा भी टॉपिक पढ़े इससे रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन है उसको एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो कि है ना जो कि कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन,
परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है भाई, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, आपको पता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये कब क्वेश्चन पूछा गया, देखिए सब बताया गया है। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था भाई, तो जो चैडविक ने किया था, है ना, नाचे न्यूट्रॉन चैडविक। अगला तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में अस्थायी कण कौन है, आरआरबी कण है ना, क्वेश्चन पूछा था, लोको पायलट 2002 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, है ना। अस्थायी कौन है, तो आपको बताया गया है कि न्यूट्रॉन होता है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, किस तत्व की परमाणु संख्या होती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो किसके बराबर होता है, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन के बराबर, कि नाभिक में न्यूट्रॉन के बराबर, कि नाभिक में प्रोटॉन के बराबर। मैं आपको बता दूं प्रोटॉन के बराबर वही हम लोग क्या कहते हैं, ये जैसे जेड बराबर क्या होता है, पी बराबर ई होता है, समझ आ रहा ना, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं भाई, नाभिक के भीतर, कक्षक में, नाभिक के बाहर, नाभिक व कक्ष के दोनों, नाभिक के भीतर, ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया कहलाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आरआरबी TC 2 है ना 2003 में। एक बड़े नाभिक को हल्के नाभिक में टूटने की प्रोसेस क्या कहलाएगा, तो नाभिकीय विखंडन कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन बम आधारित होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए आरआरबी 2004 में। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन में, रेडियो एक्टिव में, नाभिकीय संलयन में, इसका आंसर क्या होगा, नाभिकीय संलयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके कारण से, BPSC क्वेश्चन है, UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है, तो नाभिकीय संलयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 9, परमाणु बम आधारित होता है, तो आपको बताया गया परमाणु बम किसके आधार पर, संलयन की विखंडन के आधार पर, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है, मतलब सितारा स्टार जितने सारे होते हैं, ढेर सारे ऊर्जा होते हैं, उसका मेन रीज़न क्या है, तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पूछा गया UPPCS। तो आपको बताया गया कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, कि हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।